मध्य प्रदेश के एक जिली सीढ़ी का एक गांव है नावगढ़ दर्शन सिंह, जो कि शहर की चकाचौंध की बहुत दूर बहुत ही शांत गांव था। और जहां पर आदिवासी और गली समाज के पिछड़े लोगों की संख्या ज़्यादा थी। उन्हें कोई मतलब नहीं थी कि कोई शहर की चकाचौंध कैसी होती है। बस वो तो अपने गांव की खेती किसानी करते और अपनी ज़मीनों पे हल चलाते और वहाँ पे फसल उगाते और इसी में मस्त थे। लेकिन उस गांव में दोस्तों एक ऐसी घटना घटती है कि जो भी उस घटना को सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक सीधी सादी दिखने वाली राजो नाम की लड़की भला ऐसा कैसे कर सकती है। क्योंकि उस लड़की ने जो काम किया था उस काम ही ऐसा था कि जिस किसी ने सुना तो वो कानों पर हाथ रख दिया। और वो काम था, उसने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट्स काट कर और उसको पकाकर खा गई थी। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बस बने रहिए मेरे साथ 10 मिनट के लिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं हूँ चंदन भाई, आपका दोस्त। बस आपसे यही निवेदन होता है कि हमारी वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आदत के मुताबिक वीडियो को पूरा देखिएगा। दरअसल सिंह गांव में सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, खेती किसानी का काम करते थे। वहीं पर एक वैभव नाम का एक शख्स था, उसका लड़का था संजय केवट। संजय केवट जो था वो अपने गांव में इधर उधर घूमता रहता था। उसे कुछ कोई काम धंधा करने का कोई फिक्र नहीं था, क्योंकि बाप के पास खेती बाड़ी की इतनी ज़्यादा ज़मीन थी कि उनका गुजर बसर बड़े आराम से हो रहा था। और बाप उससे किसी काम के लिए कोई काम नहीं कहता था। और उसी गांव में उसके साथ रहती थी एक लड़की राजो, जिसका नाम था। अभी इनकी 10 या 12 साल की उम्र थी। और संजय केवल दोनों एक दूसरे के साथ खेला करते थे और दोनों के घर भी अगल बगल ही थे। इस वजह से दोनों को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे के घर में आने जाने की कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं थी। और उनके ऊपर किसी तरह के मिलने और बात करने में कोई पाबंदी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। हर वक्त 24 घंटे साथ रहते थे। बस जब सोने का टाइम था बस अपने अपने घर चले जाते और बाकी दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह खेलते खेलते बड़े होने लगे। और कब वो 18 साल की उम्र तक पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। और जिस तरह के उनके जिस्मों में बदलाव हुए, वो अपने जिस्मों को बदलाव को देखते हुए और एक दूसरे की मुस्कुरा देते हैं। क्योंकि संजय भी बड़ा हो रहा था और राजू भी बड़ी हो रही थी। और दोनों अब पहले तो अगल बगल के पड़ोसी होने के नाते दूसरे के साथ खेलते थे, लेकिन अब दोनों के बीच में एक दोषी नहीं, शायद कुछ और ही था, जिसका नाम लोग प्यार कहते हैं। दोनों के बीच में प्यार था और दोनों के बीच में अब अपने और दोस्तों के साथ नहीं खेलते थे। अब उन्हें अलग सबसे हटकर खेल खेलने में मज़ा आने लगा था। वो लोगों की आंखों से छिपते छिपाते, लोगों की नज़रों से दूर, अकेले में जो उनको खेल खेलने में मज़ा आता था उसमें उनको जो है अलग ही इंटरेस्ट आता। अब वो अपने खेल खेलने के लिए कोई ना कोई तन्हाई की जगह ढूंढ ही लेते थे। दोस्तों अब दोनों जवान हो चुके, इस वजह से अब दोनों के घर वालों ने टोको टाकी उन पर शुरू कर दी थी। क्योंकि जो बचपन की उम्र होती है तो माँ बाप भी कुछ नहीं कहते कि अभी ये बच्चे हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उनको भी कहाँ आ रहे हो कहाँ जा रहे हो इस तरह की टोका टाकी शुरू कर देते हैं। तो अब दोनों प्रेमी राजू और संजय जो मिलते थे वो बड़ी ही एहतियात के साथ मिलते थे, ताकि कोई हमें मिलते हुए देख न ले। जब दोनों बड़े हुए और दोनों तन्हाइयों में खेल खेलने लगे तो उन्होंने एक अजीब तरह का खेल खेलना शुरू कर दिया। अजीब तरह खेल ये था कि जब दोनों एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे थे तो अपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया करते थे। क्योंकि दोनों ने बड़े होते हुए एक दूसरे को देखा था, एक दूसरे को अंगों को भी देखा था और बहुत दिनों से वो खेल खेल रहे थे। फिर उन्होंने आपस में सलाह बनाई कि एक ऐसा खेल खेलते हैं कि जो एक अजीब तरह का है।
और जो उस गेम खेलते टाइम दोनों अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते, फिर एक दूसरे के जिस्मों को छूते। तो एक जो जिस्मों को जब टच करते तो राजू को जैसे संजय टच करता उसके बदन में एक सहरन सी उठने लगती, उसके बदन में झंझनाहट सी होने लगती और वो फिर उसको तपाक से अपनी बाहों में जकड़ लेती और जब एक दूसरे के अंदर समा जाते फिर जाकर कहीं अपनी आंखों से वो पट्टी खोला करते थे। इस तरह का खेल उन्होंने इस तरह का गेम खेलना शुरू कर दिया था। अब इसी तरह से उम्र बढ़ती रही और इसी संबंध बनने में, इसी गेम खेलने में एक दूसरे से एक दोनों राजू और संजय अपने अपनी मोहब्बत का रोज़ इजहार करते थे और दोनों एक दूसरे से कसमें वादे लेते थे कि काश कोई हम अपनी ज़िंदगी में जीते जी कभी जुदा नहीं होंगे, चाहे परिस्थिति कोई भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे माँ बाप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। दोनों ने एक कसमें ले लिए थे। लेकिन अब स्थिति कुछ और ही थी। अक्सर देखा होगा कि जैसे गांव में लड़का या लड़की 18-20 साल की उम्र में आ जाता है तो अब उनकी शादी करने की घर वालों की फिक्र सताने लगती है। यही फिक्र सताने लगी थी अब संजय के घर वालों ने। राजू के घर वालों ने अभी तक तो उसकी शादी की बात नहीं चलाई थी, लेकिन संजय के लिए लड़कियों को रिश्ते घर आने लगे थे। जैसे ही ये बात राजू को पता चलती है तो वो तड़प उठती है कि अब संजय के रिश्ते के लिए लड़की वाले उसके घर आने लगे हैं। उसको यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन जब संजय उसे मिलता है तो उसका हाथ वो अपने हाथों में लेकर अपने सीने पर रख लेती है और कहती है कि संजय, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर लड़की वाले तुम्हें देखने के लिए आए थे। क्या तुम मेरे बगैर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लोगे? संजय कहता है कि पगली कैसी बात कर रही है, हम बचपन से लेकर जवानी तक साथ खेले हैं और साथ रहे हैं, एक दूसरे से जिस्म के अंग अंग को जानते हैं। अब भला कैसी बातें करती हो, मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? जब ये बात राजू सुनती है तो उसके दिल को एक तसल्ली होती है, कुछ सुकून मिलता है। इसी तरह से दिन गुजरता रहता है। फिर महीना 2 महीने के बाद संजय की माँ कुछ और तरीक़ों से उसे बताया रही थी और बातों ही बातों में उसे एक कह दिया उस औरतों से कि हमने संजय का रिश्ता तय कर दिया है। अब इस बात को राजू भी सुन लेती है। जब राजू इस बात को सुन लेती है तो उसे बड़ा धक्का सा लगता है और वो फिर संजय से मुलाकात करती है और संजय से पूछती है कि संजय, मैंने तुम्हारे माँ से सुना है कि तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता कहीं तय कर दिया है, क्या ये बात सही है? तो संजय कहता है, बातों ही बातों में, इशारों इशारों में वो कह देता है कि एक ना एक दिन शादी तो करनी ही होती है और अगर घर वालों के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो फिर मुझे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी बोलूँगा नहीं, तुम्हें कभी नाराज़ नहीं करूँगा। भले मेरी शादी हो जाए लेकिन मैं तुमसे संबंध कभी नहीं तोड़ सकता। जब ये बात राजू सुनती है उस वक्त वो कुछ नहीं कहती है और इसी तरह से वो संजय से मिलकर अपने घर आती है। लेकिन उसके दिमाग से, उसके जहन से वो बातें संजय की कही हुई नहीं निकलती हैं। वो सारी बात उसको आज याद आ रही थी जो सच में वादे संजय ने उसके साथ किए थे कि मरते दम तक परिस्थितियाँ कोई भी हो, हम दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे और कभी भी एक दूसरे के अलावा कभी भी शादी नहीं करेंगे। अब संजय कैसी बात कर रहा है कि वो दूसरी लड़की के बारे में सोच रहा है जो उसके घर वाले उसके लिए पसंद कर रहे हैं। यही सोचते सोचते उसका दिमाग जो है ख़राब होने लगता है, बौखला जाता है। अब उसे दिल ही दिल में उसे संजय से नफरत सी होने लगी थी और वो नफ़रत उसको इतनी बढ़ती चली जाती है कि धीरे धीरे वो संजय से अब मिलना जुलना कम करने लगती है। आखिरकार संजय की शादी के दिन अब करीब आ रहे थे। अब जैसे जैसे संजय के शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे राजू के दिमाग में जो तूफान उठ रहा था, जो जलजला उठ रहा था, वो अब वो बढ़ता ही जा रहा था और अचानक वो किसी फैसले पर वो पहुंच जाती है। और जब उसकी शादी का दिन करीब आया, यानी 2 दिन और 4 दिन शादी के बचे हुए थे, तो एक दिन वो उसको रात में अपने साथ मिलने के लिए बुलाती है। जब राजू उसको मिलने के लिए बुलाती है तो संजय बिना कुछ सोचे समझे उसके पास मिलने के लिए चला जाता है। जब वो मिलने के लिए गया तो राजू ने कहा कि संजय, आज हमें वो गेम खेले हुए, वो खेल खेले हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए
जो अक्सर हम तन्हाइयों में खेला करते थे, आंखों पर पट्टी बांध करके तुम मेरे जिस्म को छुआ करते थे, हम तुम्हारे जिस्म को छुआ करती थी। उस गेम को खेले हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए, आज वो मैं गेम खेलना चाहती हूँ। संजय बड़ा खुश हुआ कि क्या बात है, उसके तो मन में लड्डू फूट रहे थे कि राजू को कोई एतराज़ ही नहीं मेरे शादी से। अब बीवी भी रहेगी, पत्नी भी पास में रहेगी और महबूबा भी साथ में रहेगी। इधर महबूबा के साथ में काम चलेगा, उधर पत्नी के साथ भी काम चलेगा। सारी बातें सोचते हुए संजय तैयार हो जाता है और फिर दोनों अपने अपने कपड़े उतारने के बाद अपने आँखों से पट्टी बांध लेते हैं और फिर संजय लेट जाता है। उसके बाद में जो राजू उसको जिस्म को सहलाना शुरू करती है और संजय फिर तड़प उठता है। फिर राजू ने पहले ही चारपाई के नीचे एक छुरी छुपा कर रखी हुई थी। जैसे ही संजय पूरे जोश में आता है तो फिर वो छुरी आराम से चारपाई के नीचे से राजू निकालती है और एक ही झटके में उसके प्राइवेट पार्ट को काट करके अलग कर देती है। जैसे ही संजय का प्राइवेट पार्ट कटा, वो इसी तरह से चीखता हुआ चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ भागा और जैसे हो घर पहुंचा तो अपने घर वालों से सारी बात बता देता है कि मेरा प्राइवेट पार्ट जो है वो राजू ने काट दिया है। और जब किसी ने ये बात जब सुनी तो वो तंग रह गए कि हैरत में पड़ गए कि आखिर राजू ने ऐसा क्यों किया। चलते चलते इस बात की भनक पुलिस को लग जाती है। तो फिर पुलिस आती है। पुलिस जब आती है संजय से पूछताछ करती है कि तेरे साथ में कैसे हुआ, तो वो सारी बात पुलिस को बता देता है कि इस तरह से मेरे साथ राजू ने मेरा प्राइवेट पार्ट काट दिया। तो जब पुलिस राजू के घर पुलिस पहुंचती है तो वो वहाँ देखती है कि नीचे से जहाँ लेटा हुआ था संजय, वहाँ प्राइवेट पार्ट काटा था, वहाँ से तो उसने खून साफ कर दिया था, लेकिन जो दीवारों पर खून के छींटे थे वो वहाँ पे पड़े हुए थे। अब राजू से वहाँ पुलिस जाकर पूछताछ करती है और उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में पूछते हैं कि तुमने जो संजय के साथ ऐसा किया है वो कहाँ है। तो राजू कुछ जवाब नहीं देती और मना कर देती है कि कुछ भी नहीं है। जब उसके बाद में जब पुलिस ज़्यादा दबाव करती है और उससे पूछताछ कड़ाई के साथ करती है, उसको सख्ती करती है उसके ऊपर, तो फिर वो बताती है कि संजय के जाने के बाद में मैंने उसके प्राइवेट पार्ट को पकाया और खा गई। मैं कभी ये चाह ही नहीं सकती थी कि संजय किसी और का पति बने, उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और आए। जिस चीज़ को उसने महसूस किया था वो ये थी कि वो कभी भी, हमने दोनों के साथ कस्में लिए थे, वादे लिए थे और एक दूसरे के बिछड़ने के एक कसम खाई थी कि परिस्थिति या कोई भी हो हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। लेकिन संजय ने मुझे धोखा दिया। अब वो मेरी अमानत को किसी और को सौंपना चाहता था, इसलिए मैंने उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दिया और फिर मैंने उसको पका करके खा गई। तो दोस्तों उसके बाद में जो फिर राजू को गिरफ्तार किया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है और संजय का जो है वो अस्पताल में इलाज चल रहा होता। इलाज होने के बाद में संजय ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ज़िंदगी भर वो उसको बिना प्राइवेट पार्ट के अपनी ज़िंदगी हिजड़ों की तरह गुजारनी पड़ेगी। और इसमें बात ये भी साबित होती है कि जो लोग लड़कियों को सिर्फ मौज मस्ती का इस्तेमाल करते हैं और जो ये समझते हैं कि लड़कियों के साथ जो धोखा देते हैं और जो अपने मन में एक वासना का तूफान लिए फिरते हैं और अपनी वासना को शांत के लिए जो लड़कियों को फंसाते हैं, उनको लिए एक सबक है कि उस लड़की ने बहुत ही अपने तरीके से सही किया कि एक लड़की की ज़िंदगी जब तुम ख़राब कर रहे हो, उसके साथ रोज़ाना संबंध बना रहे हो, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हो, शादी क्यों नहीं करते। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, क्या प्यार इसीलिए किया कि ताकि तुम उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सको, उसको इस्तेमाल कर सको और सालों तक इस्तेमाल करने के बाद फिर उसको आसानी के साथ तुम छोड़कर भाग जाते हो। तो दोस्तों ये सही हुआ और हर लड़के के साथ ऐसा ही होना चाहिए कि जो लड़की को धोखा देना, संबंध बना के धोखा दे देते हैं, फिर उसके साथ शादी न करे, उसको धोखा दे। उसको प्रेमी को ये चाहिए कि वो उसको ऐसा करना चाहिए। कि दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब हमारा किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस सिर्फ आपको जागरूक करना है कि कोई समाज में हो रही घटनाओं को आपको जागरूक करना है। तो आपको कहानी कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।